What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study IQ. कोड देखिए कितनी शानदार है ये. A person who feel appreciated will always do more than what is expected. ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरीके से मान लीजिए मैं आप लोगों से डेली क्वेश्चन पूछता हूँ और मैं आप लोगों को एक दिन अप्रिशिएट कर देता हूँ बीच में वीक में किसी दिन, तो आप लोग अच्छे से आंसर देने लगते हैं और ये हर एक इंसान पर इंप्लीमेंट होता है. आप लोग भी नीचे कमेंट पढ़ते हैं, अप्रिशिएट करते हैं मुझे कि सर आप ठीक पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं या कुछ चेंज कीजिए, तो मुझे भी अच्छा फील कराता है. तो इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं किसी भी पर्सन से अच्छा काम कराना है और चाहते हैं कि उसकी इफिशिएंसी बढ़े, तो हमेशा कभी भी अप्रिशिएट करने में कंजूसी न बरतें. कोई भी हो, चाहे वो आपका छोटा भाई बहन हो या फिर आपका बच्चा हो कोई आसपास में या फिर कोई भी हो, अगर आप उसको अप्रिशिएट करेंगे जो फर्स्ट टाइम कुछ वर्क कर रहा है, तो हमेशा आगे आने वाले टाइम में उस वर्क को और अच्छे से करने की सोचेगा. पर लेकिन अगर नेगेटिव बोलेंगे उसके बारे में कि ये क्या कर दिया तुझसे, ये भी नहीं आता वो भी नहीं आता, तो जो रही सही एफिशिएंसी है वो भी खराब हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी. तो इसलिए कोशिश करें कि हमेशा एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखें और अपने आसपास एक दूसरे को अप्रिशिएट करने की आदत डालें. भले ही कितना भी गलत काम क्यों ना कर रहा हो, कितना भी अप टू द मार्क काम नहीं जा रहा हो, पर लेकिन अगर आप अप्रिशिएट करेंगे तो देखना वो एफिशिएंसी बढ़ने लगेगी, अप टू द मार्क काम होने लगेगा. बस अपना एनवायरनमेंट चेंज कीजिए अपने आसपास. और ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से जानती हैं. फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, अगर आप उनके ऑफिस देखेंगे ना सर्च करके, एक बार यूट्यूब पर उनकी वीडियो देखेंगे थोड़ी देर के लिए, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि उनका वर्क इन्वायरमेंट क्या है. वो जरा जरा सी बातों के लिए एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, तो अप्रिशिएशन की वजह से उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है और वो कभी इसीलिए वो कभी कभी अनएक्सपेक्टेड काम भी कर जाते हैं जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है किसी बंदे से. तो इसलिए हमेशा अप्रिशिएट करें एक दूसरे को. ओके, तो आज 27 जुलाई है, देख लेते हैं कौन कौन से द हिंदू के आर्टिकल हम लोगों को डिस्कस करने हैं. ये पेन ड्राइव और टैबलेट के कोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पर बैंकिंग, एसएससी और दूसरे एग्जामों के लिए और यूपीएससी के लिए भी. तो जो कोर्स बनाए गए हैं गौरव सर, भूमिका मैम और महिपाल सर के द्वारा बनाए गए हैं. ये कोर्स आप खरीद सकते हैं. इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी आपके माइंड में तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ये नंबर है और यहाँ पर वेबसाइट है, आप यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं. ये वाला आर्टिकल है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फॉर सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड है. तो मतलब प्रोटेक्ट करना है चाइल्ड को सेक्सुअल ऑफेंस से, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल है. तो ये आर्टिकल काफी अच्छा है. यहाँ पर देखा गया है, देखिए कुछ बंदे ऐसे होते हैं, कुछ चिल्ड्रन आप लोग बोल सकते हैं. चिल्ड्रन क्या, उनको मतलब बड़े आदमी होते हैं. तो होता क्या है एक्चुअली, जैसे कि कोई इंसान है, उसकी एज तो बढ़ गई है काफी, ठीक है, पर लेकिन एज बढ़ने के साथ साथ में मतलब उसका मेंटल लेवल उतना नहीं बढ़ पाया. तो इस तरीके कई सारे केसेस हम लोगों ने आसपास में सोसाइटी में भी देखे होंगे. तो ये केस निकल के आया है, एक ऐसी औरत जो कि 30 ईयर ओल्ड है, उसका रेप किया गया है, पर लेकिन उसकी अगर आप लोग मेंटल स्टेटस देखें तो ओनली 6 या 7 ईयर की है. तो इनकी मम्मी जो है वो उनको बोल रही है कि इनको इस एक्ट के तहत इनको न्याय मिलना चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है. क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लेवल से बाहर है ये बातें. तो इस आर्टिकल को हम लोग देखेंगे. ओके, ये वाला आर्टिकल नीचे पोलैंड से रिलेटेड है. वैसे तो देखिए पोलैंड के बारे में उनके इंटरनल पॉलिटिक्स है, पर थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए. एक बार देख लेते हैं. ये हो गया यहाँ पे पोलैंड, यूरोपियन, ये यूरोप का मैप हो गया. पहले आप लोगों को यूरोप के बारे में भी एक बार बता दो, थोड़ा सा कंपेयर आप लोग अच्छे से कर पाएंगे. ये देखिए यहाँ पर हो गया, ये कंप्लीट यूरोप, इसकी बात कर रहा हूं मैं, और ये हो गया इंडिया. इसके कंपेयर में इसको देखिए, तो इस यूरोप के अंदर में ये है यहाँ पर पोलैंड, ठीक है ना. तो पोलैंड के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर. तो पोलैंड में अभी हुआ क्या है एक्चुअल में, जो पोलैंड की एक नॉर्मल गवर्नमेंट है, ठीक है ना, तो उसने क्या किया, जुडिशरी की पावर को कट करने की कोशिश की है. तो जुडिशरी की पावर को कट करने की कोशिश की है यहाँ पर. इन्होंने 2 स्टेप लिए तो कई सारे स्टेप थे, पर 2 स्टेप को क्या किया, प्रेसिडेंट ने बैन कर दिया है. तो दो कौन से प्रोविजन है वो पहले में तो बात की गई है कि जितने भी आज की डेट में वहां पर जज हैं हायर जुडिशरी के, उनको सबको स्टेप डाउन मतलब रिजाइन देने के लिए बोला है, क्योंकि फिर से उनको चुना जाएगा. एक तो ये बात बोली गई है. दूसरी बात क्या बोली गई है, दूसरी बात ये बोली गई है कि जो भी जजों की अब अपॉइंटमेंट होगी आने वाले टाइम में, वो सारी अपॉइंटमेंट कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी. तो दोनों जो ये बातें थी इनको प्रेसिडेंट ने रोक दिया है यहाँ पर लेकिन तीसरी बात है कि लोअर जुडिशरी पे उसका जो गवर्नमेंट का है उसका कंट्रोल मानने दिया है, जो कि इनके लॉ मिनिस्टर होते हैं, तो उनका कंट्रोल मानने दिया है. तो इस तरीके की बात निकल के आ रही है. देखिए सबसे बड़ी बात होती है सेपरेशन ऑफ पावर. अगर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं रह जाता है, अच्छा ये बताइए क्वेश्चन आप लोग, सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट किस कंट्री से निकल के आया है? तो सेपरेशन ऑफ पावर का अगर बात की जाए तो सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, एक साइड में होती है जुडिशरी, लेजिस्लेटिव होती है, एग्जीक्यूटिव होती है. तो इनमें एक सेपरेशन होता है, मतलब ये अपना काम करे, अपना काम करे, अपना काम करे. ऐसा नहीं है इनमें सब में इंटरफेरेंस रहे, ये इसके काम को रोकने लगे और ये इसके काम को रोकने लगे. तो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट बनाए रखने के लिए एक हार्मनी अच्छी रहती है. अगर एक दूसरे के काम में इंटरफेयर करेंगे तो कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाएगा. ओके, तो इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर बनानी पड़ती है. पर लेकिन क्या किया है, पोलैंड ने इस सेपरेशन ऑफ पावर को खत्म करने की कोशिश की है. तो सेपरेशन ऑफ पावर को खत्म करने की जैसे ही कोशिश
किया तो जो वहां की जनता है, जो सिटीजन है पोलैंड के, वो सड़कों पर उतर आए, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट के खिलाफ कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, आप जुडिशरी की पावर हनन नहीं कर सकते हैं। तो इसी बात को लेकर यूरोपियन यूनियन भी थोड़ा गुस्से में आ गई है। यूरोपियन यूनियन में देखिए कई सारे प्रोविजन है। यूरोपियन यूनियन वैसे एक ग्रुप है 28 मेंबर का, और 29 मेंबर जो होते हैं वहां पर इसकी करेंसी को फॉलो करके चलते हैं। तो वहां पर एक यूरोपियन यूनियन जो कमीशन है उसमें पावर रखी हुई है कि हम अगर कोई भी मेंबर ऐसा काम करता है जो कि मान लीजिए डेमोक्रेसी को कर्टेल करने की बात कर रहा है, सेपरेशन ऑफ पावर को कर्टेल करने की बात कर रहा है, इस तरीके का अगर कोई भी स्टेप लेता है तो यूरोपियन यूनियन क्या कर सकता है, यूरोपियन यूनियन उसकी वोटिंग पावर खत्म कर सकता है। मतलब यूरोपियन यूनियन में वोटिंग पावर है 28 मेंबर में जो सबकी वोटिंग पावर है, तो उसकी वोटिंग पावर को खत्म कर सकता है अगर कोई इस तरीके का स्टेप लेता है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से लगाम करने की कोशिश की जाती है, और जो डेमोक्रेसी है सोसाइटी में उस वाली कंट्री में उसको मेंटेन रखने का काम किया जाता है यूरोपियन यूनियन के द्वारा, अगर देखा जाए इस तरीके के स्टेप लेकर। तो यूरोपियन यूनियन भी थोड़ा गुस्से में दिख रहा है। तो ये है कंप्लीट यहाँ पर आर्टिकल। आगे देखिए जिस तरीके की सिचुएशन बनती है वो हम लोग आगे से देखेंगे। फिर से यहाँ पर आप लोगों को दो बातें और पता होनी चाहिए, एक तो एक तो कैपिटल वार्सा है, और पोलिश जॉल्टी ये यहाँ की क्या है, ये इसकी करेंसी है। तो एक दो बातें इस तरीके की पता होनी चाहिए, खासकर जो न्यूज में रहते हैं, खासकर बैंकिंग और एसएससी वगैरह में इस तरीके क्वेश्चन आ जाते हैं। यूपीएससी में तो इस तरीके के नहीं आएगा खैर, पर यूपीएससी में इशू बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इशू भी पता होना चाहिए आपको बैकग्राउंड में, और थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए जिससे कोई क्वेश्चन न छूट पाए। ओके, जो नीचे वाला आर्टिकल है ये यहाँ पर चेन्नई के बारे में अगर देखा जाए तो आप लोगों को पता होगा दिसंबर में 2015 में बहुत ही भयानक बाढ़ भी आई थी चेन्नई, वो फ्लड भी आया था चेन्नई में, बाढ़ बोल सकते हैं आप लोग। उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी दिसंबर में। अगर देखा जाए तो दिसंबर में देखिए नॉर्मल जो मानसून होता है हमारा वो जून से स्टार्ट होता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, अगर नॉर्मल देखा जाए तो ये जून जुलाई अगस्त सितंबर ये टोटल पैटर्न होता है मानसून का। पर लेकिन हमने देखा दिसंबर में, तो दिसंबर में क्या होता है, रिट्रेटिंग मानसून होता है, उसको बैक मानसून आता है घूम के, और वो मैक्सिमम कहां पर बारिश करता है, वो करता है तमिलनाडु में मैक्सिमम बारिश करता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो याद रखिएगा जो रिट्रेटिंग मानसून होता है वो तमिलनाडु वाले एरिया में बारिश करता है। तो वही बारिश थी जो दिसंबर में हो रही थी, वहां पे काफी बारिश हुई तो काफी जान मान की हानि भी हुई, काफी नुकसान हुआ वहां पर। तो उस टाइम पर भी देखा जाए और नॉर्मल भी देखा जाए तो ये बोल रहे हैं कि चेन्नई का जो कोस्ट है, खासकर इन्नोर क्रिक की बात कर रहे हैं ये, ठीक है, इन्नोर क्रिक की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसकी बात कर रहे हैं कि ये काफी वैसे ही एक तरीके से देखा जाए वनरेबल है यहाँ पर ये वाला एरिया पर, लेकिन अगर यहाँ पर और भी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी की जाएगी तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन्नोर पोर्ट को लेकर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इन्नोर पोर्ट को अगर देखा जाए ऑफिशियली रीनेम कर दिया इसको कामराज पोर्ट, ठीक है ना, तो ये नाम इसका चेंज कर दिया गया। अगर पूछा जाए तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो ये वाला एक बार आप एरिया देख लीजिए कहां पे मैं बात कर रहा हूं, इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए हमारे यहाँ पे 4 कोस्ट हैं, ये अगर देखा जाए ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, इनके सबके अलग अलग नाम दे रखे हैं हम लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वाला कोस्ट है अगर इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पर इसको बोला जाता है, ये यहाँ पर देखिए नाम भी मैंने लिख रखा है, इसको बोला जाता है कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है, ये तो मैंने बता दिया। अब रिमेनिंग जो 3 रह गए हैं इनके सबके आप लोगों को नाम बताने हैं, इनके क्या नाम है, इनके भी अलग अलग नाम है, कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोगों को कम से कम इंडिया के फिजिकल मैप का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो इसके बारे में बोल रहे हैं कि देखिए वैसे ये इतना वनरेबल है आज की डेट में, और भी इस तरह पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की अगर एक्टिविटी की जाती है तो वो भी और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो क्रिक होता है ना, एक तरीके से इस तरीके का होता है, ये पार्ट तो नदी का ही बोल सकते हैं आप, इसको रिवर का पार्ट बोल सकते हैं वैसे तो, बट नॉर्मल वे में एक ऐसा पार्ट इसको बोल सकते हैं कि इसमें कुछ भी करंट नहीं होती है, मतलब ज्यादा हिल्टा डुल्टा नहीं है, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। तो ये इस तरीके से इसको बैक वाटर बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ी छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। तो वैसे तो ऐसी बातें नहीं पूछी जाती है कि एक पर्टिकुलर प्लेस के स्पेसिफिक है, पर फिर भी थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए। ये फिर से घूम फिर के वही आर्टिकल आ गया जो कई दिनों से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, प्राइवेसी का इशू चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और गवर्नमेंट से पूछा था उसने कि क्या किया जाए इसके बारे में। तो उसी से रिलेटेड आर्टिकल 2-4 पॉइंट है, फिर से बता देता हूं मैं आप लोगों को। देखिए कल भी हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, प्राइवेसी और सिक्योरिटी की बात थी जिसमें, ठीक है ना, और 3-4 दिनों से यही आर्टिकल निकल के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि 9 सुप्रीम कोर्ट जज की बेंच बैठी हुई है जिसने डिसाइड करने की बात चल रही है कि जो राइट टू प्राइवेसी है उसे फंडामेंटल राइट में रखा जाए या नहीं रखा जाए। इससे रिलेटेड आपको एक न्यूज डिस्कशन में भी आर्टिकल मिलेगा आगे चल के, वो भी हम लोग देखेंगे। तो बात क्या आ रही है निकल के, देखिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 26 ऑफ जनवरी 1950 में जब हमने अडेप्ट किया इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उस टाइम से लेकर अगर आज तक देखा जाए, आज तक 2-3 बार पहले भी सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंच चुका है और इसको रिजेक्ट कर दिया गया कि प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट नहीं बनाया जा सकता। क्यों इसको इसलिए नहीं बनाया जा सकता, देखिए
जब प्राइवेसी की बात आती है, मान लीजिए आज जो केस चल रहा है वो आधार कार्ड से रिलेटेड चल रहा है कि आधार कार्ड से जितने भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में आ जाती है, कई बार ये बातें निकल के आती है। जिस तरीके से आप लोगों ने जियो का भी केस देखा, जियो में क्या हुआ, अभी डेटा देखा हम लोगों ने, मार्केट में अवेलेबल था, बाकायदा वेबसाइट पे आप लोग जाएंगे तो किसी के नाम से रिलेटेड आपको सर्च कर सकते थे, काफी लंबे समय तक वो पड़ा रहा, कई घंटों तक, ठीक है। तो इससे हमारा जो डेटा है मार्केट में आ रहा है हमसे बिना पूछे बगैर। तो कई बार क्या होता है, देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है आज की डेट में, बहुत सारी पॉलिसी लेके आ रही है, बहुत सारी, जितने भी आप लोग ले लीजिए या फिर मतलब कोई भी ले लीजिए, गैस के कनेक्शन ले लीजिए या फिर आप लोग ले लीजिए कोई सिक्योरिटी की स्कीम चला के लेके आ रही है पब्लिक डोमेन में, या फिर राशन कार्ड वगैरह या फिर पैन कार्ड वगैरह या मिड डे मील स्कीम हो गई। तो कोई भी स्कीम अगर गवर्नमेंट के लिए, वो क्या कर रही है, इसको आधार कार्ड से कनेक्ट करने की बात कर रही है। तो आधार कार्ड से कनेक्ट करने के लिए डेटा आप लोगों को गवर्नमेंट को देना ही देना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट के अंडर में डेटा रहेगा। तो ये बात बोल रहे हैं कि नॉर्मली क्या करते हैं, यहाँ पे तो हम प्राइवेसी के लिए चिल्लाते हैं, मान लीजिए कल को हमको पासपोर्ट बनवाना है, वहां पे भी तो हमारा डेटा लिया जाता है, वहां भी तो सारी बातें बोली जाती है, कल को कोई फॉर्म भर रहे हैं वहां पे भी सारा डेटा दिया जाता है। तो ये अगर इस तरीके से प्राइवेसी रखने वाली बात होती है तो यहाँ पर तो हम खुशी खुशी दे देते हैं। और देखिए कई जगह ऐसी भी इन्होंने जिक्र किया है जहां पर मैं पहले भी बता चुका हूं, जिस तरीके से आप लोग ये ले लीजिए, इंटरनेट ले लीजिए, ठीक है ना, गूगल में अगर आप लोग कुछ भी सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद में छोड़ देते हैं तो उससे रिलेटेड ईमेल आने लगते हैं आपके अकाउंट में कि आपने ये सर्च किया, आप ये ले लीजिए, इसका ये प्राइस चल रहा है मार्केट में। तो कुछ भी आप सर्च कीजिए, या आप कुछ भी सर्च करने के बाद में आप किसी भी वेबसाइट पर जाओगे तो आपको एक रिकमेंडेशन में आने लगेगा कि आपने इसको सर्च किया था। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। तो ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से आप लोग डिजिटल वर्ल्ड में आज की डेट में रह रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड में आप लोग सोचते हैं कि आपकी प्राइवेसी बनी रहे, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है किसी भी तरीके से कि आप डिजिटल वर्ल्ड में जितना कनेक्ट हो चुके हैं, जितना इंडल्ज हो चुके हैं, हर एक काम डिजिटली कर रहे हैं। और डिजिटल जितनी भी वेबसाइट है वो आपको एक एक पॉइंट पर ट्रैक करती है, कि आपकी एक एक क्लिक को ट्रैक करती है। आप कुछ भी क्लिक करते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन उनके पास में होती है। तो इतनी इंफॉर्मेशन उनके पास होने के बावजूद आप लोग सोच रहे हैं कि प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया जा सके, तो कैसे पॉसिबल है? तो ये डिजिटल वर्ल्ड में भी पॉसिबल नहीं है और गवर्नमेंट के बिहाफ में भी पॉसिबल नहीं है। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए वैसे तो इसको फंडामेंटल रखते हैं, पर लेकिन अगर कई टाइम ऐसे आते हैं कि इसको फंडामेंटल हम लोग नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो ये केस टू केस डिसाइड किया जाएगा। और गवर्नमेंट से पूछा था तो गवर्नमेंट ने भी रिप्लाई में यही किया, यही बोला कि हाँ ये सही है कि केस टू केस डिसाइड करते हैं, क्योंकि वैसे इसको अगर आप लोग रख दे फंडामेंटल राइट में तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि इसको कंप्लीटली फंडामेंटल, एक एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट बनाया जा सके, ठीक है। तो यही केस बार बार निकल के आ रहा है। देखिए अब क्या डिसीजन आता है इस पे आगे फिर से डिस्कस कर लेंगे। एक जो टोटल जो बैकग्राउंड है वो यही है यहाँ पे कि किस तरीके से इसको फंडामेंटल के उसमें एरिया में हमको रखना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट इश्यू है यहाँ पर। 1987 में आपने LTTE के वार के बारे में भी सुना होगा, जो कि 2009 में खत्म हुई है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल आया हुआ है। 1987 में एक अकॉर्ड साइन हुआ था दोनों के बीच में, श्रीलंका और इंडिया से रिलेटेड। तो उसको अब आज की डेट में अगर देखा जाए तो कितने साल उसको हो चुके हैं, तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल है। तो आज अगर 87 से आज 2017 में हम बैठे हैं तो जुलाई में इसको अकॉर्ड को साइन किया गया था और आज जुलाई ही है, जुलाई में ही हम बैठे हैं 2017 में। तो 30 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये 30 सालों से रिलेटेड दोनों आर्टिकल हैं, इन दोनों आर्टिकल को हम कंबाइन डिस्कस करेंगे। ये वाला गुजरात की पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है और ये वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस वाले आर्टिकल को भी हम लोग देखते हैं अभी। आइए आगे चलते हैं। तो पोस्को के बारे में जिक्र किया गया यहाँ पे, जिसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। तो इस वाले एक्ट का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। तो पहले आप लोग एक बार पहले बैकग्राउंड देखिए, उसके बाद में आगे चलते हैं जो इन्होंने बाद में जाके दिया है। देखिए है क्या, केस क्या है। केस ये है कि एक 30 ईयर ओल्ड वुमेन का रेप हुआ, ठीक है। रेप होने के बाद में मतलब उसको ये मस्तिष्क की बीमारी थी, जिसको बोला जाता है सेरिब्रल पैलेसी, ठीक है ना। तो ये इसको बोला जाता है, ये मस्तिष्क की बीमारी होती है। किस तरीके से होती है ये इस तरीके से आप पिक्चर भी देख सकते हैं इस तरीके की बीमारी की, मतलब बच्चा बढ़ता तो रहता है पर लेकिन उसकी मेंटल एज नहीं बढ़ पाती है, मतलब सोचने समझने की क्षमता उतनी नहीं बढ़ पाती है। तो जो यहाँ पर ये औरत है, इसका ये 38 ईयर की वुमेन है ये, तो इनका रेप हुआ है। तो इनकी माताजी ने क्या किया है, ये कोर्ट में गई और कोर्ट में बोला कि ये कहने के लिए तो 30 ईयर है पर लेकिन इनका जो ब्रेन है वो 6 ईयर ओल्ड के चाइल्ड के तरीके से है। तो जो केस चला जाए वो इसके यहाँ पर जो ये वाला पोस्को है इसके अंडर केस चला जाए, ना कि एक नॉर्मल केस की तरह इसको देखा जाए। तो वैसे अगर हम लोग एज लिमिट देखें यहाँ पर, तो पोस्को में एज लिमिट कितनी है, वो 18 है। तो 18 तक की ईयर के माने जाएगा, पर लेकिन यहाँ पर जो है इनकी 38 ईयर हो चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि देखिए चाइल्ड को प्रोटेक्ट किया जाता है बिलो 18 एज पोस्को के अंदर, ठीक है। तो पोस्को के अंदर ये यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है, पर लेकिन अगर इससे सेक्सुअल ऑफेंस से इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, पर लेकिन अगर इससे बाहर की एज का कोई इंसान आ रहा है, 18 से बाहर की एज का कोई इंसान आ रहा है और आप लोग बोल रहे हैं मेंटल एज के बेस पर उसको इसके तहत मतलब ये केस चला जाए, तो ये हमारे एरिया से बाहर चली जाती है बात। क्यों? क्योंकि देखिए हम
काम करते हैं एक्ट के बेस पर। तो जो एक्ट है वो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, वो पार्लियामेंट चेंज करेगा, उसको लेजिस्लेटिव चेंज करेगा। तो ये हमारे एरिया से बाहर बात चली जाती है और फिर वही बात आती है सेपरेशन ऑफ पावर की। तो जब तक लेजिस्लेचर उसमें चेंज नहीं करेगा और उसको मेंटल कैपेसिटी वाला जो फंडा है वो उसमें पुट नहीं करेगा, ठीक है, तब तक हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये सीधा सीधा बोला गया है, एक तरीके से पल्ला झाड़ आप इसको बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पल्ला झाड़ लिया है। ये सीधा सीधा बोल दिया कि ये हमारी कॉम्पिटेंसी के अंदर में नहीं आता है और ये जो है लेजिस्लेटिव का मैटर है, जब वो उसको चेंज करेंगे तब हम इसके ऊपर कुछ कर सकते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात एक और आती है निकल के, आर्टिकल लिखने वाले तो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक बात और निकल के आती है। देखिए जब मेंटल लेवल की बात होती है कि कितनी मेंटल कैपेसिटी है, अगर उसकी बात होती है तो उसको डिटरमाइन करना इतना आसान नहीं है, ठीक है, कि ये 18 ईयर का मतलब जिसका मान लीजिए 38 ईयर की ये औरत है, तो इनके माइंड की बात की जा रही है कि इसको बोला जा रहा है 6 ईयर के चाइल्ड के बराबर है। तो कैसे इसको आप लोग काउंट करेंगे? तो उसको काउंट करने के लिए भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म होगी पहले, उसके बाद में पहले सबसे पहली बात तो है पहले तो कि लॉ में ही चेंज करो। लॉ में चेंज करने के बाद में एक मैकेनिज्म बताओ जिसके तहत हम ये डिसाइड करें कि एज कितनी है। तो वो एज डिसाइड करने के बाद में तब चलकर इस तरीके के केसों को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वरना जब तक ये मैकेनिज्म ही नहीं रहेगी कि कितनी ईयर का बच्चा है और कितनी ईयर की एज में उसको रखना है, तो हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि कितने ईयर का केस इसके चलना चाहिए, कितने ईयर में हमको इसको लेना चाहिए। तो ये हमारे रिलम से बाहर की बात हो जाती है, हमारे एरिया से बाहर की बात हो जाती है। तो ये क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको साइड में कर दिया है। तो बात निकल के आ गई है कहां पर, बात निकल के सीधी सीधी किसके पल्ले में आ गई है, ये आ गई है लेजिस्लेटिव के, कि उनको इस तरीके का लॉ बनाना चाहिए कि दोनों तरीके से, कि इस तरीके का अगर कोई केस आता है उसको भी सॉर्ट आउट किया जा सके और एक प्रॉपर मैकेनिज्म होनी चाहिए किस तरीके से मेंटल जितना डेवलपमेंट हो रहा है उसको किस तरीके से टेस्ट करना है कि ये 18 ईयर की एज के अंडर में आता है या उससे बाहर आता है, तब जाकर ये पोस्को उसके ऊपर इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल था कंप्लीट। इस तरीके का अगर कोई केस आता है तो देखिए ये एक्ट इस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि चाइल्ड से रिलेटेड, चाइल्ड को सेव करने के लिए सेक्सुअल ऑफेंस से ये एक्ट है, ठीक है। कई बार क्या कर देते हैं छोटे मोटे एग्जामों में, तो क्या करते हैं जैसे एसएससी हो गया, बैंकिंग वगैरह हो गया, उनमें डायरेक्ट लिख देते हैं ये और बताते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है, पर्टिकुलर कोई वर्ड भी पूछ लेते हैं कि सी का क्या मतलब है, ओ का क्या मतलब है। तो ये न्यूज में रहते हैं, इसी तरीके से आते हैं, ऐसा नहीं आता कि रैंडम कहीं से उठा लेते हैं। तो न्यूज में कोई आर्टिकल रहता है उसी से ये इस तरीके की बातें उठाई जाती हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए उसके बारे में थोड़ा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल एलटीटी से रिलेटेड है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी हिस्ट्री में बताऊंगा, उसके बाद में यहाँ पर इस आर्टिकल पर पहुंचते हैं तो आप लोग ज्यादा इससे कनेक्ट हो पाएंगे। देखिए एक टाइम हुआ करता था, हम भी और श्रीलंका भी दोनों अंग्रेजों के अंडर में काम किया करते थे, मतलब गुलाम आप लोग बोल सकते हैं, अंग्रेजों के हिसाब से काम किया करते थे हम लोग उस टाइम पर। तो उस टाइम से लेकर कॉलोनी उसको बोलते हैं, अगर थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड यूज किया जाए तो क्या होता था, श्रीलंका में भी हमने देखा काफी टी इंडस्ट्री है, ठीक है, तो काफी एरिया है जहां पर टी डेवलप की जाती है। तो क्या करते थे अंग्रेज, यहाँ से वर्कर ले जाया करते थे श्रीलंका में टी प्लांटेशन के लिए। तो जो वर्कर ले जाया करते थे खासकर नॉर्थ वाले एरिया में वो उनको ले जाया करते थे, तो वहां पर वो जाकर रहते थे, टी प्लांटेशन करते थे और अपना आराम से। यही बात है, देखिए अगर किसी को लंबे समय तक 30 से 35 साल तक कहीं पर जाकर रखा जाए तो फिर क्या करता है, वो वहीं का रह जाता है, क्योंकि जनरेशन भी चेंज होने लगती है। तो इसी तरीके से बहुत सारे जो हमारे तमिलियन भाई हैं वहां से क्या किया गया, तमिलियन जो एरिया में रहने वाले हैं उनको श्रीलंका में ले जाया गया। तो श्रीलंका में उनको ले जाया तो गया। ये जब तक तो सही था जब तक हम लोग सब ब्रिटेन के कंट्रोल में थे, लेकिन जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ 1947 में और श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ, तो तब से लेके फिर प्रॉब्लम आगे बढ़नी स्टार्ट हो गई। देखिए हुआ क्या, ये सारे एक अगर जो श्रीलंका का जो दूसरे वाला एरिया है जहां पर आप लोग बोल सकते हैं सिन्हाला कम्युनिटी, याद रखना है आप लोगों को, सिन्हाला कम्युनिटी श्रीलंका में जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है वो मैक्सिमम एरिया में श्रीलंका में पाई जाती है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ से इनको यहाँ पे ले जा तो गए, तो सिन्हाला कम्युनिटी है उनमें दोनों में कंपटीशन आ गया। ये पॉपुलेशन तो बहुत कम थी जो यहाँ से यहाँ पे ले जाई गई, तमिलनाडु से श्रीलंका में ले जाई गई, पर लेकिन मैक्सिमम गवर्नमेंट ऑफिस में इन्हीं का राज था, क्योंकि ये पढ़ी लिखी कम्युनिटी थी एज कंपेयर टू सिन्हाला कम्युनिटी। अगर सिन्हाला कम्युनिटी को देखा जाए इनका लिटरेसी रेट बहुत कम था, और जो हमारी तमिलियन कम्युनिटी है इनका लिटरेसी रेट बहुत अच्छा था। तो मैक्सिमम जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस थे उनमें सब में यही राज करते थे, ठीक है। तो अब आप खुद ही देखिए, अगर हमारी कंट्री में कुछ ऐसा होने लगे तो हम भी इरिटेट होने लगेंगे। तो जो सिन्हाला कम्युनिटी थी, जो कि लार्ज कम्युनिटी बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, वो सारे गवर्नमेंट ऑफिस में यही है, सारे लेक्चरर वही है, स्कूलों में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, और अच्छे अच्छे ऑफिस जितने भी सब में वही है। तो ये इरिटेट होने लगे, ये बोलने लगे कि ये गलत बात है कि हमारी कंट्री में दूसरी कंट्री के आदमी आकर हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। तो जैसे जैसे देश आगे बढ़ने लगा तो बात आ गई
1987 के एयरफेयर की बात आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर पहले से ही देखिए कोई भी चीज एकदम से उभर कर नहीं आती है, तो पुराने टाइम से ये बातें आराम से देखिए मन में उबलती रहती है कि हमारी कंट्री में दूसरे बाहर के आदमी इस तरीके से रहकर राज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से एट्रोसिटी होने लगी सोसाइटी में, इनको मारा जाने लगा जो कम्युनिटी है, जो तमिलियन कम्युनिटी है, और ये एक तरीके से प्रोटेस्ट भी होने लगा कि हमारे यहाँ पर जो ऑफिस है उनमें हमारी खुद की ही मैक्सिमम कम्युनिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोटेस्ट होने लगा और फिर कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज करने की बात आने लगी, तो क्या इनके लिए एक तरीके से दुर्व्यवहार किया जाने लगा इनके, कि इनकी लैंग्वेज को भी सपोर्ट नहीं करना है तमिलियन की, और यहाँ पर जो सिन्हाला कम्युनिटी है उनकी लैंग्वेज को आगे रखना है, उन्हीं को गवर्नमेंट ऑफिसेज में मैक्सिमम पोस्ट देनी है। तो इस तरीके की बातें उभर कर आने लगी। अब यही बात है, ये भी कब तक सहन कर दे, फिर इन्होंने भी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए जब ये प्रोटेस्ट करेंगे तो सीधी सीधी बात है, जो हमारे कनेक्शन किससे यहाँ से, तमिलनाडु वाले एरिया से, तो हमारे तमिलनाडु वाले एरिया में प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हमारे एरिया में भी बात बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो तब ये क्या हो गया, जब बात इस लेवल पे आ गई कि दोनों आमने सामने खड़े हो गए आके, और ग्रुप बना लिया इन्होंने, एक मिलिटेंट ग्रुप उसको बोला जा रहा था उस टाइम पे, LTTE। तो ये ग्रुप भी बना लिया इन्होंने प्रोटेस्ट करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, और एक मिलिट्री ग्रुप आप इसको बोलेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आमने सामने आकर खड़े हो गए, एक साइड में श्रीलंकन आर्मी हो गई और दूसरी साइड में ये ग्रुप हो गया। अब दोनों में फाइट होने लगी अच्छे लेवल पे। ये बोल रहे हैं कि हमको अच्छे खासे राइट दो, हमको कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दो, और हमको भी एक मतलब अच्छे लेवल पर हमारी भी देखभाल की जानी चाहिए, जैसे कि हमारी कंट्री हो। इस तरीके से हमको रहना है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि हमको इस तरीके से देखा जाए कि बाहर से आकर यहाँ पर रह रहे हैं। तो इस तरीके से काम स्टार्ट हो गया वहां पर। तो देखिए सीधी सीधी बात पहुंच गई अब गवर्नमेंट के हाथ में, मतलब एक साइड में ये वाली गवर्नमेंट हो गई, एक साइड में हमारे वाली गवर्नमेंट हो गई। तो फिर क्या किया, हमारी वाली गवर्नमेंट ने और इनके वाली गवर्नमेंट ने मिलके एक अकॉर्ड साइन किया। तो यहाँ से बात स्टार्ट होती है। जो ये अकॉर्ड साइन किया गया वो 1987 में साइन किया गया। तो यहाँ पर इस अकॉर्ड में दो बातें निकल कर आई। दो बातें क्या निकल कर आई कि जल्दी से जल्दी एक जो ये वार चल रही है, सबसे पहले तो इसको खत्म किया जाए, ठीक है। दूसरी बात क्या निकल के आई यहाँ पर, दूसरी बात ये निकल के आई कि इस वार के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया जाए, और जो ये नॉर्दर्न एरिया में जो ये तमिलियन भाई रह रहे हैं इनको भी यहाँ पर एक तरीके से राइट दिया जाए और इनको भी मान्यता दी जाए। ये दो बात निकल के आने लगी यहाँ पर। तो पहली बात क्या है, पहली बात तो ये है कि ये वार खत्म करो जल्दी से जल्दी, और दूसरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करो। ओके, तो उन दो चेंज के लिए ये 1987 का अकॉर्ड आया, जिसको आज की डेट में 30 साल हो चुके हैं। तो इसके ऊपर ये आर्टिकल निकल के आया, ठीक है। तो इस आर्टिकल में अब यही बात बोली जा रही है कि आर्टिकल में दो बातें बोली गई, जो मैंने आप लोगों को अभी बताई है कि सबसे पहले तो वार एंड करो, और दूसरा क्या करो, जो तमिलियन ग्रुप है उनको क्या करो, एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करके स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क करो, और इनको भी एक ऑटोनॉमी दो इसके एरिया में भी, मतलब पावर डिवैल्यूएट करो। ऐसा नहीं है कि वहां पे सिन्हाला कम्युनिटी की जितनी प्रोविंस है उन्हीं के हाथ में पावर रहेगी और ये हमको रूल करेंगे, मतलब तमिल वाले जो ये नॉर्दर्न वाला एरिया है उसको रूल करेंगे। तो बात ये आ गई कि पावर भी डिवैल्यूएट करो, बिल्कुल उस तरीके कॉन्सेप्ट आप लोग बोल सकते हैं जिस तरीके से हमारे यहाँ पर 1992 में क्या हुआ, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए, उनके तहत में हमने पंचायत वाला कॉन्सेप्ट निकल के आया। तो पंचायत का सीधा सीधा मतलब क्या था, सीधा सीधा मतलब ये था एक सेंटर हो गया, स्टेट हो गया, नीचे पंचायत लेके आ रहे हैं हम। तो पावर को डिवैल्यूएट करना ग्राउंड लेवल पर। और फिर आगे चल के फिर हमारे यहाँ पर नीति आयोग का भी कॉन्सेप्ट आ गया, उन्होंने भी सीधा सीधा इसी पे फोकस दिया कि आप लोग नीचे से प्लान बनाइए और ऊपर भेजिए, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। पहले क्या होता था, ऊपर प्लान बना के नीचे भेज दिया जाता था प्लानिंग कमीशन में, और ये इसको इंप्लीमेंट करते थे। तो तमिलनाडु वाले एरिया में जो श्रीलंका में एक काम हो रहा है, तो ये भी यही चाह रहे हैं कि हमको भी पावर दी जाए, हमारे बारे में भी सुना जाए, हमारी भी देख रेख की जाए। तो इसीलिए उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया गया। पर लेकिन दो ये अकॉर्ड साइन हो गया, ये अकॉर्ड तो साइन हो गया, बात भी हो गई, सब चीजें सही है अपनी जगह से, पर लेकिन जब इसको इंप्लीमेंट करने वाली बात आई तो प्रॉपर वे में ये इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया और इसको पार्शियली सक्सेस माना गया। तो ये बात हो गई फिर यहाँ पे। पर लेकिन एक बात और निकल के आई, देखिए वैसे तो अकॉर्ड साइन हो गया, सब चीजें हो गई, LTTE ने उसको रिजेक्ट कर दिया और एक वार भी छेड़ दी श्रीलंका, तो श्रीलंका इंडिया के खिलाफ भी। उस वार का शिकार हुए थे हमारे उस टाइम पर जो थे प्राइम मिनिस्टर, नाम क्या था, प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे हमारे राजीव गांधी जी। तो राजीव गांधी जी जो मारे गए वो इसी चक्कर में मारे गए, इसी के ब्लास्ट में वो मारे गए हैं। तो वो जो उनका असैसिनेशन हुआ वो इसी के चक्कर में हुआ, LTTE के बंदे ने ही उनको मतलब बम से उड़ा दिया गया था। तो देखिए ये इस तरीके के काम किस लिए किए गए, ये इसीलिए किए गए क्योंकि ये सेटिस्फाइड नहीं थे जो वो एग्रीमेंट हुआ उस टाइम पे। तो वो तो सेटिस्फाइड हो या ना हो, पर लेकिन 2009 तक, देखिए 1987 में हम लोगों ने देखा अकॉर्ड साइन हुआ, तो इसका मतलब अकॉर्ड साइन जब भी होता है जब बहुत अच्छे लेवल पर कोई प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर बात की जाए 2009 की, तो 2009 तक आप लोग देख सकते हैं एक लंबे समय तक ये काफी अच्छी वार चली। फिर प्रेसिडेंट आए महेंद्र राजपक्षा, तो महेंद्र राजपक्षा ने एक बहुत ही अच्छे खासे लेवल पर अपनी मिलिट्री उतार दी LTTE के खिलाफ और LTTE को डिफीट किया। डिफीट करने के बाद में आज तक भी
अगर देखा जाए 2009 में वार खत्म हो गई थी, 2017 की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो 8-9 साल बाद भी क्या काम चल रहा है यहाँ पर, आज की डेट में भी जो वहां पर स्कूल है उस वाले एरिया में वहां पर मिलिट्री पड़ी हुई है, हॉस्पिटल भी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, और बहुत सी ऐसे जो यंग है उनकी जो जो जनरेशन थी वहां पर वो गायब कर दिए गए, मतलब मार दिए गए, पता नहीं क्या, एक बहुत लार्ज स्केल पर जिनोसाइड आप लोग बोल सकते हैं हुआ, मतलब बहुत ही नरसंहार हुआ वहां पर। इसके खिलाफ अगर आप लोग देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे भी केस चल रहा है, यहाँ पर ह्यूमन राइट का केस चल रहा है इसके श्रीलंका गवर्नमेंट के खिलाफ। तो ये भी बात निकल के आती है, हालांकि आर्टिकल में इतना फोकस नहीं किया गया है, तो केस चल रहा है। तो यहाँ पर जो नई गवर्नमेंट जो चुन के आई अभी, ठीक है ना, ये राजपक्सा जी की गवर्नमेंट थी, जो मैत्रीपाला सिरिसेना की गवर्नमेंट चुन के आई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधी बात यही बोली कि हम लोग जो है ये एलटीटीए में जो भी केस हुआ इस तरीके का उनको राहत पहुंचाएंगे अभी। और कुछ दिनों पहले अभी जो गुमशुदा इंसान है उनकी फैमिली को भी कुछ नहीं आज तक राहत दी गई, उनके बच्चे भी ऐसे ही घूम रहे हैं, उनको एजुकेशन हेल्थ का कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही है। तो अभी कुछ दिनों पहले भी हमने डिस्कस किया था कि एक ऐसा ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं, अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, जिससे जितने भी ये गुम हुए हैं उनकी मतलब बारे में उनके रिसर्च की जाएगी, देखभाल की जाएगी, कैसे कैसे गुम हुए हैं, उनकी फैमिली जो है उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये हमने देखा था, ठीक है। तो अब यही बात निकल के आती है कि देखिए जो अमेंडमेंट किया गया वो अपनी जगह सही था, पर लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने वाली बात आती थी निकल के। और ये वर्ड भी आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा न्यूज में, अगर कुछ लंबे समय से आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं तो 13 अमेंडमेंट का उसको नाम दिया गया था, 13वां अमेंडमेंट था, जो कि एक बहुत ही फेमस अमेंडमेंट था जो वहां पर उस टाइम पर किया गया। तो 13 अमेंडमेंट 1987 में किया गया था उस टाइम पर। तो बात क्या की जा रही थी, यही की जाती है एक प्रोविंशियल लेवल की गवर्नमेंट बनाओ, जिस तरीके से हमारे यहाँ पर मैंने आप लोगों को बुलाया अभी, पंचायत हो गए, स्टेट हो गए, हमारे यहाँ पर जिस तरीके से पावर डिवाइड है, तो यहाँ पर भी उसी तरीके की मांग की गई थी। तो 13 अमेंडमेंट भी आप लोग याद रख सकते हैं इससे रिलेटेड, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल है, यहां पर बात की जा रही है इस आर्टिकल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इस तरीके की इंटेलिजेंस आप लोग मान सकते हैं, रोबोट मूवी आप लोगों ने देखी होगी रजनीकांत की, तो जो रजनीकांत का रोबोट था उस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज की गई थी, ये समझ सकते हैं आप एग्जाम्पल की हेल्प से। तो आज की डेट में ये क्या माना जा रहा है कि अगर आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ में इंप्लीमेंट किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये एक जो ह्यूमन लाइफ है उसको निरर्थक बना देगी। मतलब जिस तरीके से इलोन मस्क जो कि सीईओ है टेस्ला के, और मार्क जुकरबर्ग जो कि फाउंडर है किसके, फेसबुक के, अगर दोनों की बात की जाए तो ये बहुत ही अच्छे लेवल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फिर से इसको मतलब एक तरीके से फोकस देना चाहते हैं। तो इसमें होता क्या है, जैसे इलोन मस्क को ले लीजिए, ये कार बनाने जा रहे हैं क्या, बना लिए, इसमें क्या रहेगा, ड्राइवर का कोई भी यूज नहीं रहेगा, और ये बोल रहे हैं कार से एक्सीडेंट बहुत ही कम क्या नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो जिस तरीके से आज की डेट में देख लीजिए, उबेर देख लीजिए, ओला देख लीजिए, आप लोग ये कार यूज करते हैं, तो दुनिया भर की कारें यूज की जाती हैं। कार छोड़ दीजिए, कोई अगर यहाँ पर कार में आ गया तो कल को बस में भी आ जाएगा। तो इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है जो आज की डेट में इस फील्ड में मतलब मिली हुई है, इस फील्ड में कम काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनको जॉब खत्म होने वाली बात आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से रिप्लेस किया जाएगा मशीनों को इतने लार्ज स्केल पे, तो फिर कहीं ना कहीं ह्यूमन का कहीं ना कहीं मीनिंग है जो वो खत्म होता नजर आ रहा है। दूसरे लेवल पे क्या बोला गया, आर्मी की जगह के भी रोबोट यूज करने की बात की गई है। आर्मी, मिलिट्री, एयरफोर्स में अगर हम बॉर्डर पे रोबोट यूज करेंगे तो कितनी ह्यूज आर्मी है यूएसए के पास, चाइना के पास, इंडिया के पास में। तो अगर हम उस तरीके से रोबोट यूज करने लगेंगे तो बोला जा रहा है जान मान की हानि रुक जाएगी। जान मान की हानि तो आप रोक देंगे, पर लेकिन फिर से वही बात निकल के आएगी, जो इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है जिनको जॉब से वंचित हो जाएगी, उनका आप लोग क्या करेंगे। तो यही बोला जा रहा है कि जो ह्यूमन लाइफ है वो निरर्थक हो जाएगी अगर हम इसमें आगे बढ़ेंगे इसी लेवल पर जिस लेवल पर ये बातें की जा रही है आज की डेट में, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसलिए बात की जा रही है कि किस तरीके से उसको आप लोग इससे रिलेटेड कई बार आप लोगों ने देखा होगा आज की डेट में अगर कार मेकिंग इंडस्ट्री है वहां पर कितना ज्यादा इसका यूज हो रहा है, आज आदमी का यूज होता ही नहीं है। यहाँ पर आप लोग देखिए इसको ढंग से, यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा जिस तरीके से कार बनाई जा रही है, ये आप लोग देख सकते हैं कंप्लीट रोबोट यूज हो रहे हैं। यहाँ पे एक एक कहाँ पे कौन सा पेंच लगाना है, कहाँ पे क्या लिखना है, वो सारा काम A to Z क्या कर रहे हैं, रोबोट कर रहे हैं। तो रोबोट की हेल्प से सारा काम किया जा रहा है यहाँ पर। अगर देखा जाए मतलब एक एक काम यही करेंगे तो फिर आज की डेट में फिर ह्यूमन का क्या मतलब रह जाएगा अगर सारा काम रोबोट करेंगे। हाँ, इतना बोल सकते हैं कि इन रोबोट को बनाने के लिए ह्यूमन का यूज हो जाए, पर लेकिन वो बहुत ही कम रहेगा। जो एक लार्ज पॉपुलेशन है, जो एक लार्ज पॉपुलेशन इस फील्ड में रहती है, उसका काम खत्म हो जाएगा। अब देखिए कंप्लीट काम वहां से इन्होंने अपना काम निपटा दिया, अब ये आगे आ जाएगा थोड़ा आगे, अब ये वाला पोर्शन आगे आ जाएगा। यहाँ पर ये कार, ये यहाँ से आगे आने के बाद में फिर दूसरे वाले जो रोबोट ये बराबर में आप लोगों को दिख रहे हैं, ये अपना काम स्टार्ट कर देंगे और वहां पे नया ढांचा आ गया। तो इस तरीके से कंप्लीट जो वर्क किया जा रहा है वो रोबोट की हेल्प से किया जा रहा है। तो इसलिए आने वाले टाइम में ह्यूमन का कहाँ वर्क रह जाएगा। ये देखिए अब ये स्टार्ट हो गया अपना काम करना, इन्होंने स्टार्ट कर दिया। ये देखिए कितना तोड़ मोड़ के हर जगह इसे वर्क कर सकते हैं आराम से। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में ह्यूमन लाइफ जो है वो निरर्थक हो जाएगी अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आगे बढ़े इस तरीके से।
तो ये तो आर्टिकल था। अब आप लोग अपनी राय दे सकते हैं इसके बारे में, आप लोग क्या सोचते हैं, मतलब क्या इसके बारे में ये सही है इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लार्ज स्केल पे इंप्लीमेंट करना, या फिर ये सही नहीं है? तो आप लोग अपने तर्क दे सकते हैं। इसके अलावा कई सारी आप और भी बात बोल सकते हैं कि देखिए ह्यूमन का लॉस भी होता है, लाइफ का भी, वो भी बात आप लोग देख सकते हैं। काम जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी, कोई भी अगर आदमी हाथों से बनाए तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर मशीन से बनाए तो जरा सी देर में उसको बनाया जा सकता है। तो और भी कई सारे तर्क आप लोग दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपने व्यूज यहाँ पर दे सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है ना। आंसर अच्छे से दीजिए, देखिए और लगे रहिए आंसर, जितना अच्छे से आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। न्यूज एनालिसिस का पोर्शन है, बिहार की पॉलिटिक्स में घमासान मच गया, बिहार की पॉलिटिक्स चेंज हो गई है। बिहार में टोटल सीटें कितनी है? 243 यहाँ पर सीट है। अगर 243 सीट है तो अगर देखा जाए यहाँ पर तो कितनी सीटें चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए? 122, ठीक है ना, 122 सीटें चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो आज की डेट में नीतीश कुमार जो जेडीयू है उनकी, जो ये नीतीश कुमार जी की हो गई, ये हो गई कितनी है? 71 सीट। और जो लालू प्रसाद जी की है उनकी है सीट 80, और जो बीजेपी की है यहाँ पर 53। अब तक जो गठबंधन था वो था किस किस का? इन दोनों का गठबंधन था, ठीक है, आरजेडी और जेडीयू का। ये है राष्ट्रीय जनता दल और ये है जनता दल यूनाइटेड, ठीक है। तो ये दोनों अब तक यहाँ पर वर्क कर रही थी, पर लेकिन पिछले कुछ दिनों से क्या चल रहा है, जो डिप्टी सीएम थे यहाँ पर तेजस्वी यादव जी, तो उनपे क्या चल रहा है? करप्शन का केस चल गया है। तो नीतीश कुमार जी की छवि मानी जाती है, वो बहुत ही क्लीन एंड क्लियर मानी जाती है। उनको मानते हैं करप्शन को उन्होंने कभी भी टॉलरेट नहीं किया है। तो सीधी सीधी बात ये आ रही थी कि अब नीतीश कुमार के पास में दो मुद्दे थे, या तो वो इनको हटाए डिप्टी सीएम की पोस्ट से, ठीक है, या फिर अपना रिजिग्नेशन दे दे। अगर डिप्टी सीएम की पोस्ट से इनको हटाते हैं तो सीधा सीधा क्या होगा? आरजेडी अपना गठबंधन वापस ले लेगी, मतलब गठबंधन टूट जाएगा, ठीक है। और अगर रेजिग्नेशन देते हैं तो फिर से बात वही निकल के आती है, ये अपना हटाएं, ये रेजिग्नेशन देंगे तो फिर बात निकल के आती है अगर बीजेपी इनको सपोर्ट ना करे तो ये गवर्नमेंट नहीं बना पाते। अब बीजेपी की गवर्नमेंट की सपोर्ट से इनके पास में कितनी सीटें बैठ जा रही है? यहाँ पर इनके साथ में सीटें हो जा रही है 124, ठीक है। और जो गवर्नमेंट बनाने के लिए सीटें कितनी चाहिए? 122। तो 124 की अगर इन्हें बीजेपी ने इनको सपोर्ट करने की बात बोली है, और जो नए डिप्टी सीएम बनाने की बात चल रही है, अब बीजेपी के कैंडिडेट होंगे वहां पे, ठीक है। तो अब यही पूरा घमासान यहाँ पर मच गया है। देखिए ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में बीजेपी को भी फायदा पहुंचाने वाला है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि 2019 में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें काफी फायदा रहेगा अगर गठबंधन टूट जाता है तो, क्योंकि गठबंधन मिलकर ही बीजेपी को अपोज कर पाता है, वरना कोई भी अपोज नहीं कर पाएगा। तो ये कंप्लीट है बिहार की पॉलिटिक्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ये प्राइवेसी वाला इशू है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था। तो फंडामेंटल राइट की जगह उसको क्या बोला जा रहा है? क्वालिफाइड राइट बोला जा रहा है। मतलब फंडामेंटल राइट भी आप लोग उसको, मतलब लार्ज स्केल पे एब्सोल्यूट राइट उसको नहीं बोल सकते, जो मैं आप लोगों को अभी बोल रहा था, क्वालिफाइड राइट बोल सकते हैं। क्वालिफाइड राइट क्या होता है? फंडामेंटल राइट के बारे में आप लोगों को सभी पता है, कहाँ पे आते हैं ये? कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए हैं हमारी पॉलिटी में। अगर आप लोगों ने पॉलिटी जहां पढ़ी होगी तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 में ये रखा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इस पोर्शन में रखा गया है। तो ये फंडामेंटल राइट है हमारे, ओके। अगर हम यहाँ पर इसको देख के चले क्वालिफाइड राइट को, तो क्वालिफाइड राइट का क्या मतलब है? एक फंडामेंटल राइट एक तरीके से अगर कोई भी इंटरफेयर करेगा तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, मतलब कोर्ट में जा सकते हैं आराम से, ठीक है। पर लेकिन क्वालिफाइड में इंटरफेरेंस किया जा सकता है, इसमें थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस किया जा सकता है, पर लेकिन सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कोई स्कीम इंप्लीमेंट करनी है, कोई लेजिटिमेट एम होना चाहिए, ऐसे इंटरफेयर नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था गवर्नमेंट को कि इनको क्वालिफाइड राइट माना जाए, तो सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट अब दोनों ही एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं इस व्यू पर सहमत हो गए कि इनको क्वालिफाइड के दर्जे में दिया जाए प्राइवेसी के राइट को। इसको फंडामेंटल राइट में, अगर प्रॉपर फंडामेंटल राइट में इसको नहीं रखा जा सकता, तो फंडामेंटल है पर लेकिन क्वालिफाइड है, तो उस तरीके से इसको लेके आगे चलने की बात की जा रही है। अब देखिए आगे किस तरीके से लेके चला जाता है, अभी दोनों में किस तरीके से बातें निकल के आती हैं, एक दूसरे से सहमति कहां पर जाकर बनती है, ओके। चलिए आप ये क्वेश्चन बताइए कि राइट टू इक्वलिटी के बारे में अगर बोला जाए तो कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक आती है, ठीक है ना। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी बता दीजिएगा, उसमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और चाइल्ड लेबर भी इसमें आती है, ये किस आर्टिकल में आती है? तो दोनों लिखिएगा, ये काफी बार पूछ लिया जाता है, खासकर जब चाइल्ड की बात आती है। तो दोनों कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ओके। देखिए यहाँ पर जीएसटी की बात हम लोगों ने की है, जीएसटी इंप्लीमेंट हो गया हमारी कंट्री में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन अगर उसके बारे में देखा जाए तो कई सारे इशू निकल के आते हैं, तो बहुत सारे इशू हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक इशू और निकल के आ रहा है, यहाँ पर निकल के क्या आ रहा है, जो ये एक तरीके से जो रद्दी उठाने वाले होते हैं, ठीक है। तो इन पर बात क्या निकल के आ रही है, पहले जो टैक्स लगता था वो 5.5% लगता था, आज की डेट में उनको क्या कर दिया, 18% कर दिया है। अगर ये सब कुछ उठा के लेके जाते हैं इस तरीके से रद्दी वगैरह और जाके उसको मार्केट में बेचते हैं, तो उसमें 18% तो टैक्स ही लग जा रहा है, तो इनको क्या बचेगा। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके का भी इसको बात बोली जा रही है कि ये बातें कम से कम देखनी चाहिए, वरना ये हमारे कहीं ना कहीं
जो इन्वायरमेंट है उसी को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि ये प्लास्टिक वगैरह इकट्ठा करते हैं फिर उसको बेचते हैं ले जाके। तो अगर ये इकट्ठा ही नहीं करेंगे, जब इनको फायदा नहीं होगा तो इकट्ठा क्यों करेंगे? तो ये इकट्ठा तभी करेंगे जब इनको फायदा होगा, और मैक्सिमम तो गवर्नमेंट ही ले जा रही है 18%, तो इनके पास में क्या बचेगा? वैसे ये कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है ये प्रॉपर वे में कि इसको हैंडल किया जा रहा है ढंग से, तो वैसे कुछ ज्यादा आता पता नहीं है। इस तरीके की एक्टिविटी और चलेंगी तो फिर वही है, उल्टे सीधे काम होने लगते हैं। तो एक प्रॉपर वे में इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, और जो इस तरीके की डायमेंशन निकल के आ रही है वो इशू भी टैकल करने चाहिए। तो ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की बात की गई है। अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन वाले एरिया में तो प्राइवेट सेक्टर कितना ज्यादा बढ़ गया है और पब्लिक सेक्टर को देखिए कितना कम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात बोली जा रही है कि देखिए ट्रांसपोर्टेशन वाले एरिया में पब्लिक सेक्टर को अगर देखा जाए काफी कम स्केल पर आ गया, ये पूरा है प्राइवेट सेक्टर वाला, तो पब्लिक सेक्टर बहुत कम है। तो ये बात देखी जा रही है। तो आप लोग कहीं पर भी अगर इस तरीके का कोई आर्टिकल आता है, देखिए डेटा पॉइंट होता है, डेली एक पॉइंट आता है यहाँ पर, तो इस तरीके के पॉइंट आप लोग इकट्ठा कर सकते हैं और बाद में इसको अपनी आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे क्या बढ़ रहा है, तो एक पॉइंट आप लोगों को मिल जाता है डेली इस तरीके का। तो काफी अच्छे पॉइंट होते हैं। आप लोग अगर इनको सजो के एक जगह रखेंगे तो सारों को इंप्लीमेंट करेंगे एक जगह, तो पूरा इसको अच्छे पॉइंट आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं जीएम मस्टर्ड की। जीएम मस्टर्ड को इंप्लीमेंट करने की बात चल रही है, सरसों को इंप्लीमेंट करने की बात चल रही है मई से। तो तब से क्या बात निकल के आ रही है? बात तो चल रही है इंप्लीमेंट करने की, पर ग्लूफोसिनेट की बात चल रही है यहाँ पे कि इसको यूज नहीं करना है। ये एक इस तरीके का प्रोडक्ट है, इसको यूज करने के लिए मना किया गया यूएसए में भी सॉरी, जो यूएसए के नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूशन है उन्होंने इसको इंप्लीमेंट करने से मना किया है, और जीएम मस्टर्ड के खिलाफ भी इसको मना किया है। तो आप लोगों को इसका नाम याद रखना है। इस तरीके की बातें कई बार पूछ ली जाती है कि है क्या। ठीक है ना, तो ये एक तरीके से हर्बिसाइड, इसको मतलब हर्बिसाइड के बेस में यूज किया जाता है, तो याद रखना आप इसको। ठीक है ना, नाम याद रखेगा इसका ग्लूफोसिनेट। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। पेज 13 पर न्यूज है, पेट्रोल और डीजल की कार जो है यूके में उसको क्या करने जा रहे हैं, 2014 तक उसको वॉश आउट करने जा रहे हैं, 2040 तक। देखिए यूरोपियन यूनियन भी कुछ इसी तरीके के प्रोविजन लेके चलती है, जिस तरीके से एयर की क्वालिटी को इंप्रूव किया जाए, तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। तो यूरोप जो ब्रिटेन है वो भी ज्वाइन करेगा यूरोपियन यूनियन को इस मुहिम में, ये बात निकल के आ रही है। वैसे यूरोपियन यूनियन ब्रेक्जिट के तहत आगा बाहर निकलने की बात चल रही है, तो बाहर निकल चुका है काफी हद तक, लेकिन ये बात बोला है कि यहाँ पर मैं इनके साथ ही रहूंगा, यूरोपियन यूनियन के साथ ही रहूंगा। तो याद रख सकते हैं आप 2040 तक इसको खत्म करने की बात चल रही है। जो डीजल और पेट्रोल के हैं, इलेक्ट्रिसिटी या फिर सोलर से चलने वाली कार मार्केट में आ जाएगी अच्छे लेवल पर तब तक। देख, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था ये आरसीईपी के बारे में, ठीक है ना, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो कि हैदराबाद में इसकी यूनिट वो चल रही थी मीटिंग, तो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था। तो ये अब प्रेशर डाल रहे हैं इंडिया के ऊपर कि उसको कुछ मार्केट है अपनी जो फ्री प्रोक्योर करने वाली कुछ मार्केट है उसको फ्री करना चाहिए, वो 300 बिलियन की मार्केट जो है, ये बात बोल रहे हैं। ठीक है ना, ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रोक्योर करती है गवर्नमेंट अपने यूज के लिए, जो सेल नहीं करती है, तो इस तरीके की जो मार्केट है उसको ओपन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अपने इंटरनल मार्केट से ही खरीदे, कहीं भी उस पर आ सकते हैं। तो इस तरीके की बात की जा रही है। तो देखिए ये किस तरीके से यहाँ पर निकल के आती है। कल हमने डेयरी मिल्क, कल हमने दो डेयरी वाली मार्केट है उसके बारे में जिक्र किया था, वो भी बोल रहे हैं कि यहाँ पर इन पे भी जो ड्यूटी है वो बहुत कम रखिए, जिससे कि जो बाहर की जो डेयरी प्रोड्यूस जितने भी, जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में जिक्र किया था, न्यूजीलैंड के बारे में जिक्र किया था, वहां से अगर हमारी कंट्री में आ रहे हैं तो हमारी डेयरी इंडस्ट्री काफी नुकसान में जाएगी। तो जिक्र किया था हमने, देखिए आगे जब कंप्लीट होगा तो और अच्छे से इसको देख लेंगे अगर एडिटोरियल आर्टिकल जब भी इसके ऊपर आएगा। पेज 14 पर न्यूज है, माइक्रोसॉफ्ट ये नया ऐप लॉन्च किया है, इसका नाम आप लोग याद रख सकते हैं कैजुअल। ठीक है ना, तो ये एक तरीके का ऐप है, आप लोग कुछ इस तरीके का कंपेयर कर सकते हैं जिस तरीके से व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम है, तो काइंड ऑफ ये उसी तरीके का ऐप है। तो ये लार्ज ग्रुप का कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाएगा, खासकर इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में। तो माइक्रोसॉफ्ट का ऐप है ये, नाम याद रखेगा इसका, कई बार पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन मैंने पूछा था कल, देखिए तो ये क्वेश्चन के आंसर है। रामा मूर्ति जी ने डिजाइन किया था ये जो फ्लैग है, येलो और रेड फ्लैग है जो कर्नाटक का, इसके बारे में मैंने पूछा था। दूसरा क्वेश्चन था, मैंने बजट के बारे में पूछा था, एक्वर्थ कमेटी के बारे में आप लोगों को नाम याद रखना है, जिसके बेस पर जो बजट है वो सेपरेट किया गया था 1920-21 में। ये ब्रिटिश जो आप लोग इनको जनक भी बोल सकते हैं रेलवे का, इंडिया में नहीं बहुत सारी कंट्रियों में, और भी बहुत सारी कंट्रियों का इन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया था रेलवे से रिलेटेड। ठीक है ना, तो रेलवे फाइनेंस को सेपरेट कर दिया था नॉर्मल बजट में। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, जो हम लोगों ने देखा था कि मद्रास हाईकोर्ट ने क्या बोला था, वीक में स्कूलों में, और फिर जो नॉर्मल होता है जो फैक्ट्रीज या ऑर्गेनाइजेशन होता है वहां पे मंथ में एक बार ये वंदे मातरम वाला गीत गाना ही गाना है। ओके, लेक्चर देखिए पसंद आता है तो लाइक किया कीजिए, और नहीं पसंद आता तो डिसलाइक किया कीजिए, और चीजें पसंद आती है तो शेयर भी कर दिया करते हैं, अपना ही अपना फायदा नहीं करना है, दूसरों का फायदा कर लेते हैं। और रिवीजन कीजिए जितना हो सके, रिवीजन इतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी ज्यादा पढ़ाई है। और पीडीएफ आप लोग नीचे डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम का। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।